अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर 14 लाइट। आज इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हमने देखने हैं। न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी कर लिए थे। तो पहला क्वेश्चन देखें शॉर्ट क्वेश्चन का, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर। यानी कि क्या होगा जब लाइट जो है वो एयर से वाटर में ट्रैवल करेगी। ठीक है, यानी कि जब लाइट जो है वो एयर से वाटर के अंदर पास होगी क्या होगा। लाइट स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक जो है वो डेंसर मीडियम है और ये एक क्या है, रेयर मीडियम है। तो हमने पढ़ा था कि जब लाइट जो है वो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जो है वो एंटर होती है तो वो अपने असल पाथ से हट जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो पहला आंसर बिल्कुल शॉर्ट है कि लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन शो करेगी। जी, सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बतानी है और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है वाटर का और एयर का कितना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अ मीडियम। यानी कि हमने स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम के अंदर और इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हमने इन दोनों के दरमियान जो रेशो होती है उस रेशो को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको शो किया जाता है n के साथ। ठीक है स्टूडेंट। अब एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक रेशो होती है तो रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.33 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी बता दी है और इसका आपको ये भी बता दिया एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर के पीछे जो है वो कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा रूल है। ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं इसके अंदर लाइट पास होती है, साउंड भी ट्रैवल करती है, लाइट भी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है लाइट ट्रैवल करते हुए। ठीक है जी। 4 वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल और वर्चुअल इमेज। जो कन्वेक्स लेंस है वो किस तरह से रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है, इसको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज। एक कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकल लेंथ। जब जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकल लेंथ के सामने आएगा। एंड अ वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकल लेंथ। जबकि जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ में आएगा तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इनसे। हाउ डज द पावर ऑफ अ लेंस रिलेट टू इट्स फोकल लेंथ। जो लेंस की पावर है वो इसकी फोकल लेंथ के साथ किस तरह से रिलेट करती है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, इस तरह से रिलेट करती है। यानी कि जो लेंस की पावर है वो बढ़ाते जाएंगे तो उसकी फोकल लेंथ कम होती जाएगी, लेंस की पावर कम करते जाएंगे तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ती जाएगी। यानी कि P फॉर पावर और इसकी इनवर्स किसका है, फोकल लेंथ का। ठीक है, तो लेंस की पावर जो है वो इसकी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है, इनवर्स होती है, जबकि लेंस की पावर का जो SI यूनिट है वो डायऑप्टर होता है। ठीक है स्टूडेंट जी। 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, राइट स्नेल्स लॉ एंड डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन द इक्वेशन। स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन बताएं और साथ में इक्वेशन से हमने जो है वो एक्सप्लेन करना है जी। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी एक मीडियम है, ठीक है, n1 जिसको कह दिया, ये उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन i, तो ये इंसिडेंस रे का एंगल है। और ये दूसरा मीडियम है जिसमें जो है वो रे एंटर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से रे आई और इस मीडियम में एंटर होनी है। जब इस मीडियम में एंटर होनी है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा और यहाँ एंटर होते हुए ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये कहता है स्नेल्स लॉ। वेयर n1 एंड n2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. This is called Snell's law. ठीक है स्टूडेंट
तो यहाँ तक हमारे चैप्टर 14 लाइट वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए। अभी आप कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस लिख लें जी। 14.1 वाला क्वेश्चन है व्हेन ए पेंसिल इज पार्शियली डिप्ड इन वाटर। अगर किसी भी पेंसिल को सीधा स्टैंड जो है वो वाटर के अंदर डिप किया जाए, इट अपीयर्स बेंट और ब्रोकन। ऐसा क्यों लगता है कि वो जो पेंसिल है या वो मुड़ी हुई है या वो टूटी हुई है। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स दिस फिनोमिना। वो लाइट का कौन सा प्रिंसिपल है जो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। एंड हाउ डज इट रिलेट टू चेंजेस इन स्पीड। और ये किस तरह से स्पीड को भी तब्दील करता है। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इस फेनोमिना के पीछे जो सारा प्रोसेस है लाइट का वो है रिफ्रैक्शन। लाइट चेंजेस स्पीड व्हेन पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर कॉजिंग इट टू बेंड। जब लाइट जो है वो एयर से वाटर में ट्रांसफर होती है, पास करती है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यही वजह है कि ये ऐसा लगता है कि पेंसिल जो है वो टूटी हुई है या फिर बेंड हुई है। ठीक है, तो लाइट जो है वो अपने असल पाथ से हट जाती है जी। 14.2 वाला क्वेश्चन है Why can a prism separate white light into its component colors while a plain glass slab cannot, even though both cause refraction? किस तरह से जो प्रिज्म है वो वाइट लाइट को उसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करता है, जबकि ग्लास स्लैब जो है वो ये काम नहीं कर सकती। इवन दो बोथ कॉज रिफ्रैक्शन, जबकि दोनों के अंदर यानी कि प्रिज्म में भी और ग्लास स्लैब में भी दोनों में जो फिनोमिना है वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। ऐसा क्यों है कि प्रिज्म उनको सेपरेट कर देता है। A prism disappears light because different colors bend by different amounts, while a glass slab only shifts the light without separating the colors। यानी कि जो ग्लास स्लैब है उसने भी रिफ्रैक्शन करवानी है, लेकिन उसमें से जो कलर्स हैं उनको सेपरेट नहीं करवा पाएगी, तो जिसकी वजह से जो है वो प्रिज्म उन कलर्स को सेपरेट करेगा लाइट के। ठीक है, तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट जी। 14.3 वाला क्वेश्चन है व्हाई डज लाइट अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर एट अ सर्टेन एंगल बट नॉट द अदर वे अराउंड। जब लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, रिफ्लेक्शन करती है वाटर से एयर में, तो वो अपने एक एंगल से हट जाती है। क्यों? इसके पीछे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह से इन्वॉल्व है। Total internal reflection occurs only when light from a denser to a rarer medium and the angle of incidence is greater than the critical angle। तो ये कंडीशन बता दी गई है कि जब कोई भी लाइट की रे जो है वो ट्रैवल करेगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। तो इस सूरत में ये दोनों सूरतें पॉसिबल हैं, दोनों कंडीशंस हैं कि लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भी एंटर हुई है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाता है जब लाइट ट्रैवल करती है वाटर से एयर में। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस वजह से इस प्रोसेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्ट करती है जी। 14.4 वाला क्वेश्चन देखें ऑप्टिकल फाइबर्स यूज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन। What would happen if the cladding had a higher refractive index than the core and why? ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। What would happen, क्या होगा if the cladding had a higher refractive index than the core? जब क्लैडिंग का यानी कि वो एरिया जो कि इनर होता है इसका ऑप्टिकल फाइबर का, वो ज़्यादा हो जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बनिस्बत, कोर की निस्बत। कोर कहते हैं आउटर एरिया को। एंड वाई, और ऐसा क्यों होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वुड नॉट अक्कर, सो लाइट वुड एस्केप फ्रॉम द फाइबर एंड सिग्नल्स वुड बी लॉस्ट। अगर ऐसा होगा कि जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए और कोर का कम हो जाए, तो उस सूरत में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। 14.5 वाला कंस्ट्रक्टेड और लास्ट वाला क्वेश्चन है अ पर्सन यूजेस अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू रीड स्मॉल प्रिंट। एक पर्सन जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल करता है टू रीड स्मॉल प्रिंट, एक छोटे से लिखे हुए वर्ड को पढ़ने के लिए। व्हाट मस्ट बी द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
एंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर द इमेज टू बी अपराइट एंड मैग्नीफाइड। तो इसका फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से क्या रिलेशन है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द लेंस, अगर ऑब्जेक्ट को उस इंसान के और लेंस के दरमियान में रख दिया जाए, एंड इट्स फोकल पॉइंट, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर रख दिया जाए लेंस के और फोकल पॉइंट के दरमियान में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा उसकी फोकल लेंथ से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये जो कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप फिजिक्स में टेंशन ना लें। इसके टू दी पॉइंट मैंने आंसर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, तो यही आंसर आप लिखेंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।